हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस प्लम में। दोस्तों आज का टॉपिक है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम लोग देखेंगे कितने महाद्वीप होते हैं। महाद्वीपों की संख्या दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है दोस्तों। 7 में पहला महाद्वीप आता है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया में ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आजकल के मतलब बच्चे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलना है, ओशिनिया बोल। ऑस्ट्रेलिया तो एक देश है, देश की राजधानी कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन दोस्तों ओशिनिया जैसे महाद्वीप है एशिया की, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एशिया की राजधानी कौन है, तो एशिया की कोई राजधानी नहीं होती, क्योंकि एशिया एक महाद्वीप है। उसी तरह महाद्वीप की राजधानी नहीं होती है, उसमें देश होते हैं, देशों की राजधानी होती है दोस्तों। तो विश्व में कितने महादेशों की संख्या है, तो टोटल 7 है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उसी में हम लोग सबसे पहले बारी बारी से हर महादेश के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी तरह एशिया महादेश की खासियत देखेंगे कि इसकी क्या खासियत है। उसी तरह अफ्रीका के देखेंगे, यूरोप के देखेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले अगर पूछेगा दोस्तों कि मानव सबसे पहले किस महाद्वीप पर उत्पन्न हुए थे या जन्म हुआ था मानव का, तो मानव की उत्पत्ति सबसे पहले दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ था। लेकिन वहाँ अफ्रीका महाद्वीप के आज भी अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे मानव का विकास उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए, जबकि मानव का विकास सबसे ज़्यादा एशिया महादेश में हुआ है। तो एशिया महादेश को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। इसलिए सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है, क्योंकि इसमें मिस्र की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हांगो सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता होती है दोस्तों। ये एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश होता है, इससे बड़ा महादेश कोई नहीं है। दूसरा में आता है अफ्रीका। तो एशिया के देखिए मिस्र की सभ्यता इसलिए बोला जाता है कि मिस्र एशिया में पड़ता है। मिस्र का कुछ हिस्सा दोस्तों एशिया में पड़ जाता है, कुछ हिस्सा अफ्रीका में पड़ जाता है। तो एशिया महादेश हो गया। मिस्र की सभ्यता दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं किस नदी का देन है मिस्र की सभ्यता, तो नील नदी के देन है। किस नदी का देन है दोस्तों? नील नदी का देन है। सिंधु सभ्यता किसका है? ये सिंधु नदी के देन है। हांगो सभ्यता, हांगो नदी खुद है। हांगो सभ्यता बोलेगा किस देश में फला फूला था? ये चीन में फला था। अब बोलेगा सबसे खास दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता, बोलेगा किस नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता फैली थी? ये मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के पास फैली थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक ईरानोला एरिया में पड़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ से समझ में क्या कि एशिया को सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुई थी जो नदी के किनारे हुई थी। ठीक है दोस्तों, आप कहिएगा कि सर नदी के किनारे ही क्यों होती है सब? क्योंकि नदी के किनारे धान, गेहूँ, जौ सबका मतलब अच्छा उपज हो जाती है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता, हांगो सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा जाता है। एशिया देखिए दोस्तों, एशिया के बगल में यूरोप पड़ जाता है। तो एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है? कुछ पर्वतें हैं, कुछ सागर हैं। तो काकेकस पर्वत ये किसको करता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है। कैस्पियन सागर भी करता है और यूराल पर्वत भी करा जाता है। लेकिन ज़्यादा दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछता है तो यही यूराल के बारे में भी याद रखेगा। ये यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करने का काम करता है। उसी देखिए दो, जब एशिया में आइएगा तो एशिया के दक्षिण में पड़ेगा आपका हिंद महासागर। इस हिंद महासागर में द्वीप है, दो बहुत खास द्वीप है दोस्तों। एक डिगो गार्सिया द्वीप है, डियोगो गार्सिया द्वीप। इस पर बोलेगा कि किस देश का अधिकार है? ब्रिटेन का अधिकार है। किस देश का अधिकार है इस पर? ब्रिटेन का अधिकार है। यहाँ पे ब्रिटेन की सेना रहती है और यूएसए की भी नौसेना दूर रहती है। अब बोलेगा डियागो गार्सिया जो द्वीप है उसका आकार कैसा है? किस जैसा? पद के जैसा, पैर जैसा नीचे होता है ना, पैर का आकार पद होता है तलवा का, उसके जैसा किसका चिन्ह है? डियागो गार्सिया द्वीप का दोस्त। डियागो गार्सिया गूगल कर लीजिएगा, बहुत अच्छा चिन्ह दिखाएगा, पद के जैसा ही दिखाता है। एक है चागोस आर्किपिलागो। ये दोनों के दोनों महाद्वीप, दोनों के दोनों द्वीप कहाँ पड़ जाते हैं? हिंद महासागर में। और इस पे किसका अधिकार है? दोनों पे ब्रिटेन का ही अधिकार है। इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये डियागो गार्सिया द्वीप, इसे भूलना नहीं है चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इसका आकार कैसा बोलेगा? पदचिन्ह के जैसा। कहाँ? हिंद महासागर में। किसका अधिकार है? ब्रिटेन का अधिकार है। ठीक है, इसमें देखिए आप एक वर्ड समझिएगा, भू आवेष्टित देश। हम आपको यहाँ पे बताएं भू आवेष्टित देश। भू आवेष्टित देश का मतलब क्या होता है? लैंड लॉक कंट्री, वैसी कंट्री या वैसा देश जिसके चारों ओर जमीन हो, जल नहीं हो, समुद्र नहीं हो, तो उसे क्या बोला जाता है? भू आवेष्टित देश बोला जाता है। विश्व में भू आवेष्टित देशों की संख्या कितनी है? टोटल 44 है, जिसमें खास है सबसे बड़ा आपसे पूछेगा तो काजाकिस्तान। सबसे बड़ा कौन है इस भू आवेष्टित देश में? काजाकिस्तान सबसे बड़ा है, इससे बड़ा नहीं है। सबसे छोटा बोलेगा वेटिकन सिटी। सबसे छोटा कौन है? वेटिकन सिटी।
ये वेटिकन सिटी कहाँ पड़ जाता है? यूरोप में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूरोप में वेटिकन सिटी। महज आधा किलोमीटर इसकी लंबाई कितनी है? आधा किलोमीटर एरिया है वेटिकन सिटी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ईसाई धर्म के लोग मिलेंगे। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन है? लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये सब क्या है? मंगोलिया एशिया में ही आता है, लाओस एशिया में ही आता है। ये सब के सब क्या हो जाते हैं? लैंड लॉक कंट्री है। इसकी सीमा समुद्र से नहीं सटती, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? भू आवेष्टित देश। क्वेश्चन बना हुआ है, सबसे बड़ी कौन है? कजाकिस्तान। सबसे छोटी कौन है? आपका वेटिकन सिटी, जो कहाँ पड़ती है? यूरोप में पड़ती है। दोस्तों इसी में एक संगठन, खास संगठन एकदम आता है वर्ल्ड एशिया के अंदर, सार्क। इसका नाम क्या है? सार्क। इसको तो एकदम याद रखना पड़ेगा, इसको भी आई है। सार्क का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। आपको ऑप्शन में यही वाला ढूंढना होगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका मुख्यालय पूछेगा, किस देश में मुख्यालय? काठमांडू। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। किसकी है? नेपाल। आप लोग को पता होगा पूरी तरह से पहाड़ी एरिया, विश्व के सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, वही वाला काठमांडू, भूलिएगा नहीं। काठमांडू। काठमांडू में आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? यानी शंकर भगवान का मंदिर काठमांडू में है दोस्तों। तो 8 दिसंबर 1950 से। अब बोलेगा सर संगठन क्यों बनता है? क्यों बनता है? व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, अपनी देश के नाम करने के लिए, इसीलिए संगठन बनाया जाता है। इसमें बोलेगा शुरुआत में इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? तो कुल देशों की संख्या 8 है। इसमें बोलेगा कहाँ से शुरू होती है? तो मालदीव से हम लोग शुरू करते हैं। पहला कौन हो जाता है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये टोटल संख्या कितनी होगी दोस्तों? 8 है, आपको याद रखना है। एक बार मेरे साथ बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 है टोटल। सार्क में कितने आते हैं देश? 8। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985। मुख्यालय काठमांडू। सार्क में इसलिए ज़्यादा हम फोकस करवा रहे हैं आप लोग के, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है तो हम बारी बारी से सभी देशों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो एशिया में हम कहाँ से शुरू करते हैं? भारत के निचले एरिया से। भारत के निचले एरिया में देखिएगा तो श्रीलंका पड़ता है और मालदीव। तो मालदीव में उतना खासियत नहीं। मालदीव के बारे में बताए, मालदीव की राजधानी माले है, इसकी मुद्रा रुपया चलता है। यहाँ पे मालदीव एक समुद्री है, टापू है। टापू पे वहाँ पे मुख्य व्यवसाय लोगों का क्या होता है? क्या पकड़ते हैं? तो मछली पकड़ते हैं। वहाँ के इनकम का स्रोत क्या है? तो वहाँ जो पर्यटक घूमने आते हैं, देखने आते हैं समुद्र को, उन लोगों का पेट चलता है, ठीक है। नाव से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो मालदीव का उतना कुछ नहीं है, समुद्री है। महज समुद्र से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है, महज एक हाथ समझ लीजिए। मालदीव खत्म। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? श्रीलंका को। श्रीलंका दोस्तों कुछ ऐसा आकार है। श्रीलंका का आकार कैसा है? अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आकार इसका कैसा है, तो आंसू के जैसा। कैसा है? आंसू जो आँख से निकलते हैं, एक बूंद ऐसे टपकते हैं, तो वैसे का आकार वैसा ही है। किसका? श्रीलंका के आकार है। श्रीलंका के दोस्तों पूछेगा कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? जो शुरुआत में इसका नाम था, पुराना नाम सिलोन है दोस्तों। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र है? जैसे भारत सन 1947 में स्वतंत्र होता है, उसी तरह श्रीलंका भी स्वतंत्र हुआ था। 4 जनवरी 1948 को हुआ था। लेकिन श्रीलंका में दोस्तों बहुत बड़ा भयानक गृह युद्ध चला था, जो बहुत दिन तक चला था। आपसे बोलेगा कि श्रीलंका के गृह युद्ध कब खत्म हुआ था? लेकिन गृह युद्ध 2009 में खत्म हुआ। लेकिन गृह युद्ध होने का कारण क्या था? तो दोस्तों यहाँ से जो ऊपर वाला एरिया देखते हैं, इसे बोलते हैं जाफना। क्या बोलते हैं दोस्तों? जाफना। और नीचे के ये श्रीलंका वाले पूरी भाग। तो इधर वाला तमिल रहते हैं, जाफना में कौन रहते हैं? तमिल लोग रहते हैं। और नीचे के जो एरिया पड़ता है, इसमें सिहली रहते हैं, इसमें सिहली जाति रहते हैं। सिहली जाति कौन सा धर्म को मानते हैं? तो बौद्ध धर्म को। इन लोग किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म आपको पता होगा कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार कौन भारतीय शासक करवाया था? अशोक। किससे करवाया था? अपने बेटा और बेटी का। बेटी का नाम था संघमित्रा, बेटा का नाम था महेंद्र। तो दोनों को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसीलिए पूरी श्रीलंका में क्या चलता है? बौद्ध धर्म का बोलबाला है दोस्तों। तो ये जाफना हो गया। इसलिए तो जाफना में क्या होगा? तमिल समस्या होगा। इन लोग के देखिए, तमिल लोग थे, सिहली ज़्यादा जनसंख्या, आप देखिए ना पूरे में सिहली है, तो सिहली की ज़्यादा जनसंख्या है, तो इन लोग वैल्यू नहीं देते थे तमिल का, इसलिए गृह युद्ध हो गया। इन लोग के यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका देते थे, ना स्कूल में, ना कॉलेजों में पढ़ने का मौका देते थे, ना इन्हें लोकसभा राज्यसभा के सीटों में मौका देते थे। यानी इन लोग के जाति समझे दुश्मनी निकाला जाता था बाकी सिंहलियों से। इन लोग गृह युद्ध कर दिया, बोला कि हमको भी कॉलेज में पढ़ने का मौका दिया जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका दिया जाए, क्यों नहीं हमें मौका मिलेगा। तो ऐसे ऐसे ये गृह युद्ध कब तक चला दोस्तों? तो 2009 में श्रीलंका का गृह युद्ध खत्म हो गया था।
लेकिन शुरू कब हुआ था? सन 1983 से। कब तक चला? 2009 तक चला। स्वतंत्र कब हुआ? 4 जनवरी 1948 को। अधिकार किसका था? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की थी। श्रीलंका की आपसे पूछेगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन है? यहाँ देखिए दोस्तों, श्रीलंका के निचले हिस्सा में देखेगा तो सबसे ऊंची चोटी पड़ता है पिदरुत लगमा। नाम अजीब है लेकिन आपको याद रखना ही होगा। पिदरुत लगमा क्वेश्चन बनता है। इसकी ऊंचाई बोलेगा कितनी है पिदरुत लगमा की? 2524 मीटर। कितनी है? 2524 मीटर पिदरुत लगमा। ठीक है, अब देखिए इसके श्रीलंका के एकदम निचले हिस्सा में आइएगा तो यहाँ हम्बनटोटा। हम्बनटोटा क्या है दोस्तों? बंदरगाह है। हम्बनटोटा क्या है? बंदरगाह। बंदरगाह उसे कहते हैं जो समुद्र के किनारे होता है, वहाँ पे जहाज़ें आके बड़ी बड़ी रुकती है, उसे क्या बोलते हैं? बंदरगाह। इसको कौन विकसित कर रहा है? चीन। इसको कौन विकसित कर रहा है? चीन। इस पर चीन विकसित कर रहा है। श्रीलंका से 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया है। श्रीलंका को इतना चीन कर्जा दिया था कि कर्जा के जाल में ट्रैप में फंस गया था श्रीलंका। अब मजबूरन उसे हम्बनटोटा बंदरगाह को देना पड़ गया चीन को। यहाँ पर चीन की सेना भी रहती है। अरे व्यापार करे तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपनी सेना लगा देता है, जो भारत के लिए सरदर्द है। भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए, भारतीय सेनाओं को, कि यहाँ पे चाइनीज सेनाएँ भी रहती हैं। ठीक है, इस किसी भी तरह यहाँ से चीन को निकालना चाहिए। ये बात भारतीय सरकार दबाव किस पर बनाए? श्रीलंका पे, और श्रीलंका दबाव इस पर बनाए किसी तरह इसकी कर्जा चुकता कर दे, ताकि यहाँ से ये रफा दफा इसको कर दिया जाए। ये हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पड़ता है? श्रीलंका के निचली भागों में, जिस पर किसका एक तरह से समझिए अधिकार ही समझिए किसका हो गया है? चीन का हो गया है। दोस्तों आपसे पूछेगा कि श्रीलंका का पुराना राजधानी कौन है? तो पुराना राजधानी कैंडी। एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। पुराना राजधानी कौन है? कैंडी। लेकिन कैंडी से भी पुराना कौन था? अनुराधापुरा। कैंडी से भी पुराना राजधानी कौन है इसका? अनुराधापुरा। अब देखिए कैंडी ये जो है, ये कैंडी कहाँ है? कैंडी के बाद राजधानी कहाँ बना? कोलंबो। कहाँ बना? कोलंबो के बाद फिर इसकी राजधानी चेंज हो गई, जयवर्धनेपुरे कोटे। चार राजधानी, अनुराधापुरा, कैंडी, कोलंबो, जयवर्धनेपुरे कोटे। आपको इतना याद रखना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि याद देखिए ट्रिंकोमाली, ये ट्रिंकोमाली अभी एकदम सनसनाती करेंट अफेयर भी है। ट्रिंकोमाली किस लिए जाना जाता है? ट्रिंकोमाली वैसा जगह है जहाँ यूके अपनी पेट्रोलियम का भंडार रखता था ट्रिंकोमाली में, ताकि कहीं भी हिंद महासागर में युद्ध हो तो ट्रिंकोमाली से अपने जहाज़े में पेट्रोल डाले, डीजल डाले और लड़ाई के लिए चला जाए। लेकिन अब तो आपको पता है कि 1948 में ब्रिटेन चला गया श्रीलंका से, तो श्रीलंका बोला भारत को, भैया आप क्या है नहीं आ जाते हैं। तो भारत की आप समझिए कि तेल की भंडार या पेट्रोलियम के भंडार कहाँ पे है? ट्रिंकोमाली में। ऐसी जगह चाय के बागान में, पता ही नहीं चलता, ऊपर सेटेलाइट से दिखेगा, देखने पर पता ही नहीं चलता कि ट्रिंकोमाली में पेट्रोलियम का भंडार भी है, लेकिन बहुत है, हज़ारों टन में है। समझिए हज़ारों लीटर, यहाँ पे लाखों लीटर में ट्रिंकोमाली में पेट्रोलियम भरा हुआ है। इससे ऊपर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लिखे एलिफेंटा दर्रा। क्या लिखे हैं? एलिफेंटा दर्रा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब मैप जब देखिएगा, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, अब जब इसको देखा जाए गूगल मैप पे अगर देखा जाए तो एलिफेंटा दर्रा यहाँ से दर्रा है, ये जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ता है? तो पॉइंट पेड्रो या जफना को श्रीलंका के मुख्य भागों से जोड़ने का काम कौन करता है? एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा है कहाँ? ये श्रीलंका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है एलिफेंटा दर्रा? श्रीलंका में पड़ता है। आपको याद रखना, एलिफेंटा दर्रा जफना और श्रीलंका के मुख्य भागों को जोड़ने का काम करता है, एलिफेंटा दर्रा काम करता है। दोस्तों आपसे पूछेगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा, 335 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, आप कहिएगा 335 किलोमीटर तो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया सर। ज़्यादा नहीं है, हम नहीं कहते। इससे बड़ा तो हम लोग के झारखंड का है दामोदर, 520 किलोमीटर है इसकी लंबाई है। लेकिन अब इसकी जितना आकार है उसी के अनुसार ना आपको याद रखने पड़ेगा। तो सबसे बड़ी नदी इसकी कौन हो जाएगी? लंबी नदी महावेली गंगा, 335 किलोमीटर। एलिफेंटा दर्रा किसको जोड़ता है? जफना को श्रीलंका के अन्य भागों को जोड़ता है। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती बोलते हैं। हिंद महासागर में ऐसे मोती के जैसा लटका हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? हिंद महासागर का मोती। लेकिन श्रीलंका का आयात कहाँ से है? कहने का मतलब कि इसका आय का स्रोत क्या है? आय का स्रोत है चाय। दोस्तों ये पहाड़ी एरिया, चाय यहाँ पे बहुत होता है श्रीलंका में, और चाय का निर्यात भी बहुत ज़्यादा करता है। अब बोलेगा सर क्या भारत में चाय नहीं होता? एकदम होता है। हम कहाँ बोल रहे नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चाय होता है। लेकिन भारत में लोग ज़्यादा दलीदर है, हम लोग चाय उत्पाद करते हैं और अपना ही पी जाते हैं। देखते हैं एक घर में 2 से 3 टाइम चाय दिन भर चाय लोग पीते हैं। तो इसलिए चाय उत्पादन भारत में होती है, लेकिन निर्यात सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा कौन करता है निर्यात? श्रीलंका कर देता है। लेकिन विश्व में बोलेगा सबसे बड़ा चाय का उत्पादन देश कौन है? तो चाइना है। चाइना में ही चाय का उत्पत्ति हुआ था। दोस्तों चाइना में चाय की उत्पत्ति होने का कारण क्या था? वहाँ के एक राजा था, पुराना एकदम बात है, इतिहास की बात है। वो चाय मतलब पेपर पढ़ रहा था बैठ के, और टेबल पर रखा हुआ था उसका
गर्म पानी, उस गर्म पानी में एक पत्ता जाकर उसमें गिरा तो उसका रंग बदल गया और स्वाद भी बदल गया। इसलिए वो पिया तो बोला कि अरे ये क्या है, अच्छा लगा उसे। तो ऐसे ऐसे उत्पत्ति चाय की हुई थी चीन में। इसलिए चाय का ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन ही करता है, आज तक वही करता है। दूसरा में बोलेगा भारत करता है। दोस्तों देखिए, सिंहली जो जनजाति यहाँ के कौन सा धर्म मानते हैं? बौद्ध धर्म। हिंद महासागर की मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन नाम है। बोलेगा श्रीलंका में गृहयुद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में हुआ। श्रीलंका में देखिए श्रीलंका और भारत आप लोग को पता होगा, पुराना में उस समय तो हम लोग बहुत छोटे छोटे होंगे। श्रीलंका 26 दिसंबर 2004 को भयानक सुनामी आई थी हिंद महासागर में। उस सुनामी में श्रीलंका पूरी तरह से नष्ट हो गया था। आपको पता होना चाहिए कि भारत में यह सुनामी भारत को भी छोड़ा नहीं था। भारत में क्या किया? नागपट्टनम पड़ता है भारत में, तमिलनाडु राज्य तमिलनाडु में एक नागपट्टनम है। नागपट्टनम पूरी तरह से तबाह हो गया था, डूब गया था ये सुनामी में। बहुत बड़ी सुनामी थी ये 2004 की हिंद महासागर में, बहुत बड़ी सुनामी थी जो श्रीलंका और भारत को मतलब पूरी तरह से समझिए कि एकदम बर्बाद कर दिया था। नागपट्टनम पूरा तरह से डूब गया था। तो दोस्तों एक आप लोग का देखिएगा जाफना में एलटीटी ये समस्या क्या होता है? एलटीटी का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ये एलटीटी समस्या 1976 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। ये तमिलों को नहीं, सिंहलियों थे, तमिलों को नहीं देते थे, अपने बराबर का दर्जा नहीं देते थे, बोलते थे कि हम लोग का नहीं है, ये भारतीय हैं। इंदिरा गांधी बोली कि भारतीय एलटीटी के रूप में भारतीय सेना को वहाँ पे घुसा दी ये श्रीलंका में। ये एलटीटी दम भर धोया श्रीलंका वालों को, कोई किसी को नहीं छोड़ा। फिर ये इंटरनेशनल मंच पे बात चला गया एलटीटी के बारे में कि भारतीय प्रधानमंत्री है जो एलटीटी को भारत में घुसाए। इंदिरा गांधी चिन्हने से इनकार दे बोल दी कि ये मेरा सेना नहीं है, एलटीटी हम नहीं जानते हैं कि कहाँ से आया, कौन है एलटीटी के बारे में। यानी कि श्रीलंका को पूरी तरह सुधारने का काम कौन किया? एलटीटी किया। कौन किया? एलटीटी। दोस्तों एलटीटी भारतीय इसमें सेना थे जो तमिलों को हक दिलाने गए थे श्रीलंका में। तो याद रखिएगा सिंहलियों की ज़्यादा संख्या है। क्वेश्चन पूछता है सिंहली कहाँ जनजाति पाए जाते हैं? श्रीलंका में। किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? श्रीलंका में। तो ये दोस्तों श्रीलंका की कहानी थी। आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक जय हिंद। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए।